नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की चर्चा करने वाले हैं और ये घटनाक्रम जुड़ता है पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार से। मामले की शुरुआत करते हैं तो अभी हाल ही में कोर्ट के द्वारा एक खास मामले में जो पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार हैं उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 1984 के सिख विरोधी जो दंगे हैं उनसे जुड़े एक अन्य मामले में दिल्ली की एक अदालत ने पूर्व कांग्रेस सांसद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इसी घटनाक्रम की हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कि अदालत का फैसला क्या था, इनके ऊपर आरोप क्या था, इस पूरे मामले के संदर्भ में जो एसआईटी है, जो विशेष जांच दल है, उसने क्या अपनी रिपोर्ट पेश की है और पहले से चल रही इनके ऊपर कौन से मामले हैं, उसके संदर्भ में इन्हें कौन सी सजा सुनाई गई है। अभियोजन जो पक्ष है उसने क्या दलील कोर्ट में प्रस्तुत की है, सजा का निर्धारण कैसे हुआ है और अदालत के द्वारा सजा तय करते वक्त प्रमुख आधार कौन से होते हैं, जैसे कि गंभीर परिस्थितियां क्या हो सकती हैं, राहत देने के आधार क्या हो सकते हैं। और इस पूरे मामले का जो संदर्भ है वो कहीं न कहीं ऑपरेशन ब्लू स्टार से जुड़ता है, तो उसके बारे में भी देखेंगे। उससे जुड़े हुए जो विभिन्न पहलू हैं उन पर भी बात करेंगे और फिर देख लेंगे 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हैं, आखिर इस दंगे की शुरुआत कैसे हुई, इसके क्या प्रभाव हुए और इससे जुड़े जो अहम पहलू हैं उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं न्यूज़ की आखिर ये चर्चा में क्यों है। तो आपके सामने न्यूज़ आर्टिकल दिया गया है जिसमें यही बताया गया है कि 1984 के सिख विरोधी दंगे हुए थे, उन्हीं दंगों से जुड़े हुए एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने जो पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार हैं इन्हें आजीवन सजा कारावास के तौर पे सुनाई है और इस कारण से ये जो मामला है अब चर्चा का विषय बन चुका है। थोड़ा सा इससे जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम एक एक करके बात करेंगे। चूंकि पूरा मामला किससे जुड़ता है, ये आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है यही है कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार। सज्जन कुमार पर पहले से ही कई सारे मामले चल रहे हैं। उन्हीं में से एक मामले के संदर्भ में पहले से ही सज्जन कुमार 2018 से क्या है कि ये जेल में बंद है। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा ये काट रहे हैं और इस समय वर्तमान में ये कहाँ पर है, ये तिहाड़ जेल में बंद है। तो वर्तमान में ये जेलों से बाहर नहीं है, लेकिन इसी के संदर्भ में एक और मामला इनके ऊपर चला है और जिसके संदर्भ में भी इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि इनके संदर्भ में जो पूरा अदालत है, अदालत ने क्या फैसला दिया है, इनके ऊपर कौन से आरोप, कौन से एलिगेशन लगाए गए थे। तो दिल्ली से जुड़ा हुआ मामला है। दिल्ली की राउज एवेन्यू जो अदालत है उसी की विशेष जो न्यायाधीश है बवेजा, उनकी खास तौर पे देखें तो बवेजा ने सज्जन कुमार को दोषी करार दिया है और सजा सुनाते हुए जो न्यायाधीश है उन्होंने ये कहा कि सज्जन कुमार ने दंगाई जो भीड़ है उनका नेतृत्व किया, उनका कहीं ना कहीं देखें उनका लीडरशिप किया और दो जो सिख व्यक्ति हैं उनकी हत्या हुई और उसमें इनका जो मामला है संलिप्त पाया गया है, यानी उसमें मूल रूप से ये दोषी पाए गए हैं। पीड़ितों के जो घर हैं, घर को आग के हवाले कर दिया गया था और उस कारण से, उस आग के हवाले किए जाने से जो पीड़ितों का घर है वो जला, लूटपाट की गई और पीड़ितों को पड़ोसियों और पुलिस से कोई मदद इस दौरान नहीं मिली, जिससे उनकी जो पीड़ा थी, उनका जो कष्ट था वो और बढ़ गया। तो इसी पूरे मामले में कहीं न कहीं इन पर आरोप लगाए गए हैं और इनके ऊपर दोष सिद्ध किया गया है और इसी के संदर्भ में कहीं न कहीं इन्हें आजीवन कारावास दिया गया। अब इस पूरे मामले में देखें जो एसआईटी है, जो विशेष जांच दल है, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। एसआईटी का ये कहना है, इसकी रिपोर्ट में ये बात कही गई कि जो सज्जन कुमार हैं इन्होंने 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के कहाँ पर, सरस्वती विहार में एक भीड़ का नेतृत्व किया जिसमें जसवंत सिंह और उनके जो बेटे तरुणदीप सिंह हैं इनको जिंदा जला दिया गया था और उनके जो घर हैं उन्हें भी नष्ट कर दिया गया था। तो इसी पूरे मामले में अब कांग्रेस के पूर्व जो सांसद हैं उनको सजा सुनाई गई है। इसमें अगर देखें कि पहले से भी इनके ऊपर कई सारे जो मामले हैं वो चल रहे हैं और पहले से चल रही जो सजा है और अन्य जो मामले हैं थोड़ा सा उन पर एक संक्षिप्त नज़र डालें तो सज्जन कुमार पहले से ही 1 से 2 नवंबर 1984 को पालम कॉलोनी के जो राजनगर है
उनमें 5 सिखों की जो हत्या हुई थी, और जो राजनगर पार्ट 2 है उसमें एक गुरुद्वारा जलाने के मामले में 2018 से ही इन्हें देखें तो आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी। और उसी संदर्भ में ये इस समय कहाँ बंद है, तो ये तिहाड़ जेल में बंद है। उनके खिलाफ अन्य मामले भी लंबित हैं, जिनमें राउज एवेन्यू कोर्ट में एक मामला है, दिल्ली हाई कोर्ट में उनके बरी होने के खिलाफ 2 अपील डाली गई हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक सजा के खिलाफ भी अपील शामिल है। सितंबर 2023 में दिल्ली की एक अदालत ने सुल्तानपुरी में 7 सिखों की हत्या से जुड़े एक अन्य मामले में भी उन्हें बरी किया था। तो ऐसे इनके ऊपर कई सारे मामले हैं, कुछ मामले लंबित है, कुछ मामलों के संदर्भ में उन्हें सजा सुनाई गई है, कुछ मामले हैं जो एक तरह से देखें तो उसके खिलाफ भी अपील कोर्ट में डाली गई है। अब देखिए यहाँ पर अभियोजन पक्ष की बात करते हैं कि आखिर अभियोजन पक्ष ने क्या दलील प्रस्तुत की और सजा का जो निर्धारण है वो कैसे हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो अभियोजन पक्ष है उसका नेतृत्व लोक अभियोजक मनीष रावत ने किया है और अदालत से सज्जन कुमार को मौत की सजा देने की मांग की है। अभियोजन पक्ष ने दलील इस तरह से दी है कि इस तरह की हिंसा समुदायों के बीच जो विश्वास है, जो सद्भाव है, उसको नष्ट कर देती है और पीड़ितों ने अपने परिवार के सदस्यों की हत्या खुद अपनी आंखों से देखी है और उन्हें लगातार आघात झेलना पड़ा है। तो एक तरह से रेरेस्ट कह सकते हैं कि केस इसे दर्शाया गया है और इसी के संदर्भ में कोर्ट से मांग की गई है कि इन्हें जो दोषी है सज्जन कुमार, इन्हें फांसी की सजा हो यानी मृत्यु दंड दिया जाए। अदालत के द्वारा सजा तय करने के जो प्रमुख आधार होते हैं उसमें कुछ महत्वपूर्ण अगर परिस्थितियों की बात करें तो गंभीर जो परिस्थितियां होती हैं, निर्दोष लोगों की हत्या और उनके परिवार के सामने अगर इस तरह के कुछ जघन्य अपराध किए गए हैं तो ये परिस्थिति उसमें शामिल है। एक विशेष समुदाय को अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये भी विशेष परिस्थिति में आता है। दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा पहले से दोष सिद्ध किया गया था, तो इस तरह के जो मामले हैं ये गंभीर परिस्थितियों से जुड़ रहे हैं। राहत देने वाले कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, तो देखिए सज्जन कुमार पहले से क्या है कि आजीवन कारावास काट रहे हैं, तिहाड़ जेल में बंद है। दूसरी बात, उनकी जो उम्र है वो 80 वर्ष है और उन्हें पार्किंसन रोग है, पार्किंसन से प्रभावित हैं, उससे पीड़ित हैं। इनके अलावा हाई ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारी से भी पीड़ित है। जेल अधिकारियों के अनुसार देखें तो उनका जो व्यवहार है वो काफ़ी सामान्य रहा है, संतोषजनक रहा है। उन्होंने कुछ इस तरह की इलीगल जो गतिविधियां हैं वो जेल में नहीं दर्शाई है। तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि इनका जो बिहेवियर रहा है अब एक सामान्य व्यक्ति का रहा है। तो हो सकता है कि इन तथ्यों के आधार पर इन्हें कुछ छूट मिल जाए। ये सामने या आने वाले समय में देखी जाने वाली बात हो सकती है। अब ये पूरा जो मामला है कहाँ से जुड़ता है, तो ये जुड़ता है ऑपरेशन ब्लू स्टार से। तो थोड़ा सा इसके बारे में देखें, ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है ये कहाँ से जुड़ता है, तो भारतीय सेना जो इंडियन आर्मी है उसके द्वारा 1 से लेकर 10 जून 1984 के बीच जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर परिसर में जो गोल्डन टेम्पल है उस परिसर में चलाया गया एक सैन्य अभियान था। इस ऑपरेशन का जो मूल उद्देश्य था वो क्या था, तो पंजाब में बढ़ता हुआ जो अलगाववाद था, अलगाववाद से जुड़ा हुआ जो मूवमेंट है उसे कहीं ना कहीं समाप्त करने के लिए जो आर्मी है इसको वहाँ पर डिप्यूट किया गया था और स्वर्ण मंदिर में छुपे हुए जो सिख उग्रवादी हैं उनको बाहर निकालना था, ये उद्देश्य था। थोड़ा सा ऑपरेशन के अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो इसका जो समय है वो 1980 का है, 1980 का है। ये समय 80 के दशक का है और इसमें पंजाब में जो खालिस्तानी आंदोलन है वो तेज़ी से पनप रहा था, तेज़ी से बढ़ रहा था और इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे वहाँ पर जरनैल सिंह भिंडरवाला। जो स्वर्ण मंदिर जो परिसर है, गोल्डन टेम्पल है, यहाँ पर अपने सशस्त्र जो समर्थक हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ यहाँ पर पूरा डेरा डाले हुए थे और भारतीय सरकार का ये मानना था कि वो पंजाब को भारत से अलग करने की मांग कर रहे थे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा मैप पे कि ये कह सकते हैं भिंडरवाला है और इनकी मांग क्या थी कि एक तरह से सरकार ये मानकर चल रही थी कि वे पंजाब को भारत से अलग करके एक नया खालिस्तान नाम का एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना चाहते थे। इसमें अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों के क्षेत्र शामिल करने की बात कही गई थी। इधर आप राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के कुछ क्षेत्र, तो ऐसे क्षेत्रों को कहीं ना कहीं मिलाकर एक नया स्वतंत्र राष्ट्र स्थापित करना चाहते थे। कौन, तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि लीडर थे उस समय जो जरनैल सिंह भिंडरवाला, और कहीं ना कहीं मामला यहीं
कहीं पर और बिगड़ गया और धीरे धीरे देखें तो हालत बिगड़ते गए और पंजाब में हिंसा, हत्याएं और पुलिस पर जो हमला के मामले थे वो तेजी से बढ़ने लगे। इस स्थिति से निपटने के लिए उस समय तत्कालीन जो लीडर्स थी, जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हैं, इन्होंने भारतीय सेना को कार्रवाई के लिए आदेश दिया, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया। और कहीं ना कहीं देखें तो ब्लू स्टार की यही पृष्ठभूमि थी। कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं देखने को मिली, जैसे 1 जून 1984 जो है, सेना ने स्वयं मंदिर को घेर लिया और वहां पर पूरी तरह से कर्फ्यू लगा दिया, किसी इलीगल गतिविधि पर रोक लगाने का पूरा प्रयास किया। 3 जून 1984 को पंजाब की सभी जो संचार सेवाएं हैं, जैसे टेलीफोन, रेल, बस, ये सारी बंद कर दी गई। 5 से 6 जून की घटना की बात करें तो सेना ने भारी हथियारों के साथ जो गोल्डन टेम्पल है उस पर हमला कर दिया। टैंकों और तोपों का भी इस पूरे मामले में इस्तेमाल किया गया, तो इसी से इसकी स्थिति का आप पता लगा सकते हैं। इसके अलावा देखें तो 6 जून 1984 को जो भिंडरा वाले हैं उनके समर्थकों को मार दिया गया और 10 जून 1984 को ये पूरा जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था ये समाप्त हो गया। इस पूरे मामले में अगर हम देखें कि आखिर इस ऑपरेशन का परिणाम क्या हुआ, तो सरकार का ये कहना था कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार था वो पूरी तरह से सफल हुआ और जो आतंकवादी थे जिन्होंने गोल्डन टेम्पल में आसरा लिए हुआ था उनका सफाया कर दिया गया। और इस ऑपरेशन में सिखों का जो पवित्र स्थल अकाल तख्त है उसको भारी कह सकते हैं कि क्षति पहुंची थी, जिससे सिख समुदायों में एक तरह से असंतोष फैल गया और इसी के बाद कहीं ना कहीं समस्या गंभीर देखने को मिली थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि सरकारी जो आंकड़े आए उसके अनुसार इस ऑपरेशन में लगभग 500 जो उग्रवादी हैं, जो नागरिक हैं, वो हताहत हुए, लेकिन सिख संगठनों के अनुसार ये जो संख्या थी ये हजारों में थी। फिर इसके बाद देखें 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी कि उनके सिख अंगरक्षकों ने क्या की थी, गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद 1984 के जो सिख विरोधी दंगे हैं ये क्या हो गए, भड़क गए। इसके बाद अगर हम देखें 1984 के सिख विरोधी दंगे की बात करें तो ये जो दंगे हैं ये 31 अक्टूबर 1984 को भारत की जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी है उनकी हत्या के बाद तेजी से भड़के थे। और इस पूरे मामले में देखें तो इंदिरा गांधी की जो हत्या है उनके ही 2 सिख जो अंगरक्षक हैं, यहाँ पर बेअंत सिंह और सतवंत सिंह की इमेज दिखाई गई है, इन्होंने ही कर दी थी। जिसके बाद पूरे देश भर में देखें तो खास तौर पे जो दिल्ली है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में जो सिख समुदाय है उसके खिलाफ हिंसा तेजी से भड़क गई। दंगे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में जो लोग थे वो हताहत हुए थे। इसके अलावा ये पूरा जो दंगा भड़का इंदिरा गांधी की हत्या के तुरंत बाद पूरे देश में देखें, खास तौर पे दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंसा की घटनाएं देखने को मिली। हजारों जो सिख हैं वो बेरहमी से मारे गए, घर और दुकानें जलाई गई, कई परिवारों को जबरन घर से निकाल दिया गया, उनको घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा और कई सारे जो शरणार्थी जो शिविर हैं उसमें रहने के लिए मजबूर हो गए। तो इस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिली। मृतक और जो प्रभावित लोग हैं उनकी संख्या को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता है। अलग अलग जो सोर्स हैं उनका ये मानना है कि इन दंगों में 3000 से अधिक जो सिख हैं वो मारे गए, जिनमें अकेले दिल्ली में ही लगभग 3000 या 250 मौतें हो चुकी थी। हजारों लोग जो हैं वो घायल हो गए थे, बेघर हुए। तो इसका जो परिणाम देखने को मिला वो बड़ा ही विभत्स था और इसी के संदर्भ में न्याय और जांच भी की गई। जैसे इन दंगों की जांच के लिए कई आयोग गठित किए गए, कुछ नेताओं और दंगाइयों पर मामले दर्ज किए गए, कुछ मामलों में दोषियों की सजा भी हुई, कुछ छूट भी गए। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो आज भी पेंडिंग बने हुए हैं। ऐसे ही मामलों में से एक मामला था पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार का, जिनको 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने इन सांसद को अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तो इसी मामले की हमने चर्चा की और इससे जुड़े हुए जो अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।